हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ नाउन। और अब तक आपको इस टॉपिक को लेकर ये आइडिया तो हो ही गया है कि हम इस टॉपिक को कैसे कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस जो मैंने सेशन कंक्लूड किया उसमें हम लोगों ने वैल्यूएबल्स, टैंजिबल्स और इनटैंजिबल्स को डिस्कस किया, ठीक है। और आज के सेशन में जो हम स्टार्ट करेंगे वो 31st वर्ष से स्टार्ट करेंगे और वो है फायरवर्क्स। आपने शादी में या किसी हमारा देश कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो फायरवर्क्स होता है, आतिशबाजी होती है। दिवाली पे तो हम जानते ही हैं। तो जो वर्ड जो है वो फायरवर्क्स है, ठीक है ना। एंड अ डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, व्हेन डू द फायरवर्क्स स्टार्ट। एसवीए है क्योंकि नंबर प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है डू का यूज किया गया है। फायरवर्क जैसा वर्ड आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होगा वो फायरवर्क्स है, ठीक है, आतिशबाजी। तो ये प्लूरल में यूज किया जाएगा। और अभी हम ग्रुप ए को डिस्कस कर रहे हैं, उन वर्ड्स को जो एक्चुअली प्लूरल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिखाई पड़ेगा वो है आउटस्कर्ट्स। अब अगर आप स्कर्ट्स वर्ड पे जाएं तो आपको ये गर्ल्स का एक ड्रेस आपको दिखाई पड़ सकता है, लेकिन आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर का बाहरी इलाका। आप जिस भी शहर में रहते हैं तो जो एरिया जो है वहां का जो मेन बाजार है वो तो कहलाता है मुख्य शहर, मेन सिटी कहलाता है। और आजकल जो है बाहर के इलाके में काफी मतलब आउटर एरियाज में जो लोग जो है नए नए जो फ्लैट्स बन रहे हैं, नई हाउसिंग सोसाइटी आ रही हैं, वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में आते हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में द्वारका जो है और महिपालपुर जो आएगा ये बाहर के इलाके आते हैं, तो इनको आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। हो सकता है आने वाले 10 इयर्स में ये मेन दिल्ली बन जाए और दिल्ली और ज्यादा एक्सपैंड कर जाए। तो आउटस्कर्ट्स नगर का बाहरी भाग, नगर के केंद्र से सर्वाधिक दूर का हिस्सा। तो अगर ये एक नगर है, ये पूरा टेरिटरी आगरा की है और आगरा में ये जो है हमारा मेन जो सिटी है वो ये है, तो बाहर का जो इलाका कहलाएगा ये कहलाएगा आउटस्कर्ट्स। एस का लगना यहाँ पे जरूरी है। दे लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना। पटना के मुख्य भाग में नहीं रहते, पटना के बाहरी इलाके में रहते हैं। द वर्ड इज आउटस्कर्ट्स। तो आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देखा, आउटस्कर्ट्स होगा, और ग्रामेटिकल देखा, और वोकैब के हिसाब से आपके पास एक नया वर्ड्स आ गया, फायरवर्क्स आ गया, आउटस्कर्ट्स आ गया। एंड देन वी हैव द वर्ड रिमेन्स। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जब मैंने आपको बी फॉर्म को पढ़ाया तो मैंने वहां पर आपको बी फॉर्म पढ़ाया और आपको बिकम पढ़ाया, और वहां पर आपको इनके साथ ही में रिमेन वर्ड आया, ठीक है। 3 हमारे पास वर्ब्स आई थी और बी 4 काम करता है, B4, B3, नाउन, एडजेक्टिव, और ये दोनों केवल नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो रिमेन एक्चुअली एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिमेन्स, अन्य भागों के इस्तेमाल हो जाने के बाद का बाकी बचा हुआ भाग। आप अभी मार्केट गए हुए थे तो आपके घर वालों ने बाहर से खाना मंगाया और खाना खा लिया। जब आप पहुंचे तो व्हाट यू सॉ वर द रिमेन्स। बची हुई चीजें जो थी वो रिमेन्स होंगी। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अदर पार्ट्स हैव बीन यूज्ड और टेकन अवे। द वुड्स, और इसी मीनिंग में ये रिमेन तो एक्चुअली वर्ब भी है, तो इसी में आप यूज कर सकते हैं रेमिनेंट्स। कभी भी आप रिमेन अगर यूज कर रहे हैं तो रिमेन तो वर्ब की तरह आ जाएगा। एक रिमेन्स सिंगुलर वर्ब की तरह से भी आ सकता है, लेकिन जब हम नाउन के पार्ट में आएंगे तो रिमेन्स का मतलब है अन्य पार्ट्स के किसी भी चीज के कुछ पार्ट्स यूज हो जाने के बाद में जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है रिमेन्स। तो रेमिनेंट्स भी है, एग्जाम्पल्स मैंने रेमिनेंट्स को लेके दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिमेन्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसको विजुलाइज करिए, रिमेन्स क्या होगा। खाना सब लोगों ने पार्टी कर ली और थोड़ा बहुत उसका जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, तो अब आपको रिमेन्स पे सर्वाइव करना पड़ेगा, यही पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो रिमेन्स हो गया। मेनी ट्रेडिशंस आर रेमिनेंट्स या रिमेन्स ऑफ अ टाइम व्हेन मोस्ट पीपल वर्कड ऑन द लैंड। तो अधिकतर परंपराएं तब की है जब लोग जो है जमीन धरती पर काम करते थे, भूमि पर काम करते थे। अब तो समुद्र में भी जाते हैं, जैसे और कई जगह भी काम करते हैं, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। तो रिमेन्स आपको दिखाई पड़ा। और रिमेन्स का एक मीनिंग आपके पास और आएगा, दैट इज अ डेड बॉडी। आप कभी भी यूज नहीं कर सकते ह्यूमन रिमेन, वो रिमेन्स ही आएगा। अगर आपको बेचारा अगर एक ही डेड बॉडी है तो आप कहेंगे डेड बॉडी। आप ह्यूमन रिमेन नहीं बोलेंगे आप। तो ह्यूमन रिमेन्स वर डिस्कवर्ड इन द वुड। जंगल के इलाके में जो है ह्यूमन रिमेन्स पाए गए, ठीक है। तो 31 हम लोगों ने आज देखा फायरवर्क्स, फिर हमने देखा आउटस्कर्ट्स, फिर हम देख रहे हैं रिमेन्स। तो ये वोकैब भी आपका एनहेंस होगा। विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज ऑड्स।
अब जब मैं वर्ड ऑड्स लिखता हूं तो आपको इवन और ऑड याद आता होगा, और इवन और ऑड जो है एडजेक्टिव्स हैं, इवन और ऑड। तो ऑड का प्रयोग जब नाउन के रूप में कहा जाएगा तो ये ऑड्स होगा। अब सबसे बड़ी बात है ये वर्ड जो है कई बार फिलर्स में आ जाता है, और जो हमारी नॉलेज है ऑड को लेकर वो ऑड तो है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स है, ये मैथ्स का जो है सबसे पहली बार आप इनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ऑड्स का मतलब इसका यूज कैसे करेंगे, हिंदी में दिखाई पड़ रहा है किसी घटना के घटित होने की संभावना, द डिग्री टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन, किसी चीज के घटित होने की कितनी संभावना है। और ये इसी का दूसरा डेफिनेशन है, उसका एक्सटेंशन नहीं है, ये दूसरे कोई सा भी एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज से घटित होने की संभावना क्या है। तो ये जो मैंने ऑड्स को लेकर जो मैंने डेफिनेशन दिया वो बहुत समझ में नहीं आएगा, तो हम इसके एग्जांपल्स पे जाते हैं। एग्जांपल्स का मतलब मैं दिखाता हूं आपको, द ऑड्स ऑन हिम सर्वाइविंग आर वेरी स्लिम। तो अगर ऑड्स बहुत कम है मतलब इंप्लाइड मीनिंग है ही विल प्रोबेबली डाई। द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, मतलब स्थिति जो है वो आपके खिलाफ है। अभी कई पार्टी जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, चुनाव लड़ती है, लेकिन किसी के फेवर में होते हैं ऑड्स और किसी के अगेंस्ट में। तो मैंने दो एग्जांपल और लिए हैं। द ऑड्स आर, एक तो एसबीए वाला पार्ट सही है, और जो ऑड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम तो नाउन पढ़ रहे हैं इस समय। तो अगर मैं बोलता हूं द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, मतलब जो परिस्थितियां हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, या द ऑड्स आर इन योर फेवर, मतलब ये जो परिस्थितियां हैं ये आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो इनके इंप्लाइड मीनिंग क्या होंगे, द ऑड्स आर इन योर फेवर, यू आर लाइकली टू सक्सीड, यू आर नॉट लाइकली टू सक्सीड, द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। तो बहुत ही एक क्लासिक वर्ड है इंग्लिश का, और लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ऑड और इवन तक ही सीमित है, ठीक है। तो आगे बढ़िए एडजेक्टिव से। कई हमने वर्ड देखे, वैल्यूबल देखा, मूवेबल देखा, टेंजिबल देखा, इंटेंजिबल देखा, रिच देखा। रिच को रिचेज हमने किया, मतलब कुछ एडजेक्टिव थे जिनको हमने नाउन की तरह यूज किया। तो अभी केवल हम 34th वर्ड पे चल रहे हैं अपने नाउन के ग्रुप ए के। अभी हमारे पास जे तक ग्रुप है हमारे पास, और ये आपको इतनी नॉलेज एनहेंस कर देंगे। और आप में से जो स्टूडेंट्स अगर पहले कहीं नाउन्स पढ़ भी चुके हैं तो आप एक नया अनुभव इसमें पाएंगे। और डेफिनेटली ये वीडियो जो है यूट्यूब के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियो केवल ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं फैंग्स। अब कुत्ते, सांप आदि का लंबा दांत, two long sharp teeth at the front of the mouth of some animals. The snake sank its fangs into its victim. ये करके जो दांत होते हैं ऐसे करके, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहे फैंग्स, ये है आपका फैंग्स, ठीक है। स्नेक को मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बहुत डरावना लग सकता है और कुछ लोग डर सकते हैं, तो मैंने अपने आप को केवल टाइगर और कैट तक रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है फैंग्स, और ये पेयर में ही आते हैं। तो द स्नेक सैंक इट्स फैंग, ऐसा तो नहीं है ना इसका यूज करेगा इसका यूज नहीं करेगा, दोनों का यूज साथ में ही होगा, ठीक है ना। अब आपका हो सर एक का टूट गया हो तो वो एक स्पेसिफिक केस है, और लैंग्वेज में हम जनरल केसेस को लेते हैं। तो फैंग्स आपने पढ़ लिया, और वन वर्ड के लिए सीख लीजिए, वोकैब के लिए सीख लीजिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिए। कुछ चीजों को आप विजुअली ज्यादा कैच कर पाते हैं अगर ये आपको विजुअल हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड दैट इज शीयर्स। शीयर्स बगीचे का घास या पौधा आदि काटने की बड़ी कैंची या कैंचा। A tool like a large pair of scissors are used for cutting things in the garden. तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा करके होता है, और आप लोगों ने गार्डनर के पास देखा होगा। तो अब जैसे कि हम सीजर्स, कैंची को सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं, ऐसे यहां पर शीयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से इस टॉपिक को लेकर जो इशू चल रहा है अभी वो ये है कि कुछ वर्ड्स वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। तो अगर शेयर की मैं बात कर रहा हूं एज ए वर्ब, तो भेड़ की ऊन उतारना या काटना, टू कट द वुल ऑफ अ शीप। तो अगर नाउन के रूप में आएगा तो केवल शेयर से आएगा, और ये शेयर जो है वर्ब है। किसी को जो मतलब ऊन बनाते हैं, वुल बनाते हैं, तो इसको मैंने आपको पास्ट पार्ट्स में पढ़ा रखा है। पास्ट पार्ट्स में देखिएगा इसकी थर्ड फॉर्म को लेकर क्या इशू है, फिर वो पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर रखता हूं। तो बगीचे की, अब ये सीजर्स की तरह ही होता है लेकिन सीजर से थोड़ा अलग है, तो मैं आपको दिखा दिया। जहां जहां पॉसिबल हो सका मैंने जरूर कोशिश करी है कि मैं आपको दिखा दूं ये है क्या। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं,
एंड दैट इज स्केल्स। स्केल्स आपको दिखाई देता हूं, ये तो आपने तराजू देखा होगा, ये स्केल्स कहलाता है। और इसमें भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दिया है बाथरूम, किचन, वेइंग स्केल्स, जिसपे हम नापते हैं। वेइंग स्केल्स होते हैं जिसमें हम खड़े हो जाते हैं, तो उसको भी हम स्केल्स ही बोलेंगे, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग पीपल और थिंग्स, तराजू। अभी हमने शेयर देखा, मतलब एज ए वर्ब, पिछले सीट में जाए तो शेयर यहाँ पे वर्ब भी है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम नहीं लगाते, लेकिन नाउन के रूप में हम यहाँ से एस को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये स्केल जो है यहाँ पर स्केल्स रहेगा। लेकिन अब स्केल एक वर्ब भी है, और इसका मतलब है खड़ी चढ़ाई पे, खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करना। तो आई हैव डिसाइडेड टू स्केल अप द माउंटेन, मतलब मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं पहाड़ पर चढ़ाई करूंगा। टू क्लाइंब अप हाई वॉल, स्टीप क्लिफ एटसेट्रा, ऊंची दीवार या खड़ी चट्टान आदि पर चढ़ना। आप मूवीज में देखते हैं कुछ लोग करते हैं माउंटेनियरिंग। माउंटेन जो होते हैं थोड़े स्लोप लिए होते हैं, तो इस पे ऐसे चढ़ना होता है। लेकिन खड़ी चट्टानें भी होती हैं, खड़ी चट्टान भी होती है, उस पर भी लोग चढ़ते हैं, और कई मूवीज में आप इसको देख लेंगे। तो वर्ब के रूप में भी इसको देख लीजिएगा, स्केल करना। आई हैव डिसाइडेड टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का डिसाइड कर लिया है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आता है, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आता है, नॉट नेसेसरली कि मतलब खड़ी चट्टान, ऊंची दीवार या खड़ी चट्टान या पहाड़ों पर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वर्ब के रूप में भी आप इसको देख रहे हैं और नाउन की तरह भी देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब पे हम चलेंगे, और नेक्स्ट वर्ब पर जाने से पहले थोड़ा सा जब हमने ग्रुप ए स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि हमने एक जीन्स खरीदी है, तो हम ये बोलेंगे आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स। और ये अ पेयर ऑफ का जो यूजेज है वो एक्चुअली आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या कोई भी चीज जो कि पेयर में आती है, जो कि दो समान पार्ट से मिलकर बनी होती है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये है। तो जैसे ट्राउजर्स है, जीन्स है, ये वर्ड तो हम जानते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड दैट वी कम फ्रॉम। हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से सबका कॉमन है। अब सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, रीजनल बोर्ड के हो, इससे भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। जीन्स हम सब जानते हैं। पैंट हम बोलते भी क्या हिंदी में, अरे भाई पैंट पहन ले, पैंट पहन ले, लेकिन पैंट जैसा कोई वर्ड नाउन में तो नहीं है। पैंट अगर मैं बोलता हूं तो पैंट है, पैंट एक्चुअली एक वर्ब है। और आप केवल लिख लो टू ब्रीथ हैविली, हांफना। जब आप दौड़ लगाते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ाई करते हैं तो आप हांफने लगता है एक व्यक्ति, तो पैंट करना। तो टू ब्रीथ हैविली आप इसको लिख सकते हैं अपनी वोकैब में, टू ब्रीथ हैविली। लेकिन जब हम नाउन की बात करेंगे तो वर्ड वो पैंट्स ही आएगा। तो इसको फिर से देखिए, कई वर्ड्स हम शायद क्योंकि हम हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं शायद सही तरीके से यूज नहीं करते। लेकिन आप भी सोचो कि अगर आप अपने आपके फ्रेंड को नहीं पता तो बोला यार मैंने पैंट्स पहन ली है, पैंट्स, तो आपका मजाक उड़ाएंगे वो, अगर पैंट्स यहाँ पहनी है तो पैंट पहनी है। लेकिन वो हमें उन्हें कन्विंस नहीं करना, हमें अपने आप को कंपटीशन के लिए अडेप्ट करना है, अनुकूल बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये तो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीजर्स है, टोंग्स है, प्लायर्स है, पिंसर्स है, क्लिपर्स है, फॉरसेप्स है, एंड ट्विजर्स है। तो ये इनके साथ जब भी कहोगे कि मैंने प्लायर्स खरीदा है तो आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ प्लायर्स, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स। फॉरसेप चिमटी जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सीजर्स कैंची हो गया आपका, ये टोंग्स घर में सलासी या चिमटा होता है, तो ये भी देखिएगा दो इक्वल पार्ट से मिलकर बना होता है। आ टूल दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग और पिकिंग थिंग्स अप, टोंग्स। संडासी मां से पूछ सकते हैं अगर आप किचन में नहीं जाते कि मामा चिमटा क्या होता है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया से हैं तो चिमटे से पिटाई भी खूब हुई होगी, ठीक है। आज कभी भी सीजर नहीं बोलना है, कभी भी टोंग नहीं बोलना है, टोंग्स एंड सीजर्स, ठीक है। देन वी हैव प्लायर्स, ये घर में खूब सुना होगा प्लास, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, नॉट नेसेसरली आपको पढ़ना पड़े। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं प्लास कैसा होता है तो आपने घर पे देखा होगा। ये एक आम परिवार में मिलने वाली चीज है। आ टूल मेड ऑफ टू क्रॉस पीसेज ऑफ मेटल, इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिएगा, विद हैंडल्स यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स फर्मली एंड कटिंग वायर। तो अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं तब भी अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे प्लास की ये सही डेफिनेशन है, वस्तुओं को कसकर पकड़ने और तार काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण।
जैसे पेयर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड पिंसेस, कील आदि निकालने का उपकरण। ये भी प्लास की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। तो इससे पकड़कर हम, जैसे कील है तो कील खींच लेते हैं। अब प्लास तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन प्लास आप सब लोग जानते होंगे, तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो नेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब नाखून नहीं है, कील है। पुलिंग नेल्स आउट ऑफ वुड, लकड़ी में कोई कील खींची हुई है और कील को निकालना है, तो पेंसिल से पकड़ेंगे, प्लास से नहीं पकड़ेंगे। प्लास वायर काटने के काम में आता है या चीजों को फर्मली होल्ड करने के काम में आता है। A tool made of two cross pieces of metal that is used for holding things, पकड़ भी सकते हैं। Pulling nails out of wood, लकड़ी में से अगर आपको कील निकालनी है, कील, तो आपको इसका यूज करना है। प्लास का यूज कर लेते हैं, लेकिन है सही चीज जो वर्ड है, जो सही इंस्ट्रूमेंट है, वो पिंसर्स है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड क्लिपर्स। अब ये वर्ड जो क्लिपर्स है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये चीज क्लिपर्स है, तो आप कहोगे नहीं 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 सर, ये तो नेल कटर है, नेल कटर है ये। और क्योंकि हमारी लैंग्वेज में यही वर्ड आता है, नेल कटर, बट द करेक्ट वर्ड इज नेल क्लिपर्स। और अगली बार आप दुकान पे जाएं, अपने जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टोर पे जाते हैं, अगर आप उससे कहेंगे नेल क्लिपर्स दे दो, तो वो अरे भाई ये तो हमारे पास नहीं है। अगर कहोगे नेल कटर दे दो, तो दे देगा। तो आम जीवन में हम क्या प्रयोग करते हैं, आप उसको ज्यादा कंफ्यूज मत आइएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं नेल क्लिपर्स, तो आपको यही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे जाइए। अब अमेजॉन भी जो है, अगर इंडिया में अपनी दुकान खोल के बैठी है, तो उसे सामान बेचना है इंडियंस को, ना कि इंडियंस की इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो नेल कटर के नाम से मिल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मल वर्ड है, जो करेक्ट वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नेल क्लिपर्स। क्लिपर्स क्या होते हैं, नाखून अथवा बाल काटने का कभी होता है। बस मेटल, इंग्लिश में देखिएगा, स्मॉल मेटल टूल यूज फॉर कटिंग हेयर और फिंगर नेल्स। मुझे नहीं मालूम बाल कैसे काटते हैं इससे, लेकिन नेल्स काटने के लिए तो यूज होता है ये इसका शायद अमेरिकन से यूरोपियंस करते होंगे, आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो क्लिपर्स, और ये आपको दिखा दिया, जिसको आज तक हम में से अधिकतर लोगों ने नेल कटर बोला है, और शायद आगे भी नेल कटर बोलते रहेंगे। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे प्रॉब्लम है क्लिपर नहीं बोलना है, क्लिपर्स बोलना है, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा टॉपिक, बट डेफिनेटली वर्थ होगा ये। आगे आते हैं, एंड देन फॉरसेप्स, चिमटी, एंड ट्यूजर्स, ये भी चिमटी है। तो दोनों में डिफरेंस जो है, जनरली डॉक्टर्स या साइंटिस्ट यूज करते हैं फॉरसेप्स, लेकिन घर में अगर आपकी सिस्टर यूज करती है फॉरसेप्स, चीजों को बाल खींचने के लिए नॉस्ट्रिल्स में से और आई लैशेज में से, तो हम सब फॉरसेप्स बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डॉक्टर्स या इंजीनियर्स यूज करते हैं। और ये जो वर्ड है ट्विजर्स, ये हम जनरली जो है घर पे यूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को बाहर निकालने के लिए। अगर इसकी हम मीनिंग को लेकर ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो, तो फॉरसेप नहीं होता और ट्विजर नहीं होता, फॉरसेप्स होता है और ट्विजर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हम लोगों ने देखे। सबके साथ अगर आपने 2 कैंचियां खरीदी है, तो 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, एक कैंची खरीदी है, आ पेयर ऑफ सीजर्स, आपको आ सीजर्स या 1 सीजर्स नहीं बोलना है। अभी हम काफी क्वेश्चन भी नाम के आप बहुत सारे करेंगे, और फिर आप सीख जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो कहीं शायद पहले पढ़ चुके हैं, या जिन्होंने पहले कभी कोचिंग ज्वाइन करी है, उनको इसका आइडिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होगा। और लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो तो बिल्कुल मैं कोई एरिया ऑफ डाउट छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम फिर से देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस के साथ हम पेयर्स का, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ हम ये यूज करते हैं। कई बार समझा चुका हूं, तो इसको अब तो बोलना नीडलेस होगा, कोई जरूरत नहीं होगी इसकी ना। अब हमारे पास जो कपड़े आ रहे हैं, क्लोथ्स को ध्यान से पढ़िएगा, और यहां पर आपके पास काफी कुछ है, मतलब नॉलेज तो पक्का बढ़ने जा रही है। तो क्लोथ्स ये है, और इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे 50th है बॉक्सर्स। ये तो बॉक्सर्स तो फाइटर्स होते हैं, पुजिलिस्ट होते हैं, तो ये सभी जो है क्लोथ्स में आते हैं। वो एक वर्ड अभी मैं आगे जाके दिखाऊंगा, आगे की किसी कैटेगरी में है कि सिंगुलर में 1 मीनिंग, प्लूरल में 2 मीनिंग। तो लेकिन अगर मैं बोलता हूं क्लोथ्स, नाउन के रूप में बोल रहा हूं क्लोथ्स, तो CLOTHE नहीं आ सकता। अगर मैं वर्ब के रूप में यूज कर रहा हूं, किसी को कपड़े पहनाना, तो ये वर्ब है
और ये नाउन है। और अगर मैं बोलता हूं क्लॉथ, हाँ क्लॉथ, ये भी एक नाउन है। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस दोनों में जो वो ये है, अगर सिले सिलाई कपड़े हैं आपके, स्टिच्ड हैं, तो ये क्लोथ्स हैं, और अगर सिले हुए कपड़े नहीं है तो ये क्लॉथ है। तो जो शर्ट है एक्चुअली इट्स एन आइटम ऑफ क्लोथिंग है, ये क्लोथ्स में आएगा। ये शर्ट जो है स्टिच्ड है, जिनकी सिलाई हो चुकी है कपड़े की, वो किस में चले जाते हैं, क्लोथ्स में। तो फिर क्लॉथ नहीं आएगा। तो क्लोथ जो आएगा वर्ब की तरह तो आ सकता है, वर्ब की तरह आएगा। और ये बगैर सिले कपड़े जो होते हैं, जैसे आप आजकल तो जमाना यही है कि सीधा जाइए सिले सिलाए कपड़े पहन लीजिए, लेकिन अभी भी टेलर्स अवेलेबल है और सूट्स वगैरह जो है होते हैं उसको सिलाने के लिए कपड़ा खरीदते हैं। तो वर्ड भी परचेज क्लॉथ, और अगर सिल गया कपड़ा, क्लॉथ अगर सिल गया तो फिर क्या कहलाएगा, क्लोथ कहलाएगा। तो ये भी जो आइटम्स ऑफ क्लोथिंग्स है, क्लोथ्स कहलाते हैं, ये सब है ये। तो द थिंग्स दैट यू वियर, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर, शर्ट्स, ड्रेसेज, कोट्स एटसेट्रा। ठीक, अब हम इनको देख लेते हैं हल्का हल्का, और आपको सुनिएगा, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हमें बहुत ज्यादा हमें इसको परेशान नहीं होना है लेकर, क्योंकि इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इंडियंस यूज नहीं करते, लेकिन ये ड्रेसेज में आते हैं। तो ड्रॉर्स, अगर आप, मैं कहता हूं ड्रॉर की बात करता हूं, तो ड्रॉर तो हमारी टेबल में होता है, ठीक है। तो आप सब ड्रॉर्स कैसे होते हैं ये तो एक बार जान लीजिए। और जैसे ड्रॉर्स है, बॉक्सर्स है, टाइट, अब आपका टाइट तो सर एडजेक्टिव होता है, ब्रीफ एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब इधर देख लीजिए हल्का हल्का, कितना याद रहेगा कितना याद नहीं रहेगा वो अलग बात है, ठीक है। और ये सब क्लोथ्स में आते हैं। एक हल्का सा डिफरेंस मैंने आपको दिया। शॉर्ट्स, गर्मियों में खेलने समय पहले जाने वाला हाफ पैंट। सॉक्स, मोजे या जुराब, आप जानते हैं। देन वी हैव ब्रीफ्स, अंडरवियर फॉर मेन एंड वुमेन। ब्रीफ, ब्रीफ नहीं बोलेंगे, ब्रीफ एडजेक्टिव है। बॉक्सर्स आर शॉर्ट्स दैट मैन यूजेस अंडरवियर, शॉर्ट्स ही है। और ये मैन इसको जो है शॉर्ट्स, मतलब उसी के ऊपर से पैंट पहन लेते हैं। अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो पहले हम, मुझे बोलने अच्छा लगा, कच्छा पहनते थे, कच्छा, तो बॉक्सर्स हम कह सकते हैं उसे। एंड टाइट्स, महिलाओं द्वारा कमर से नीचे तक पहने जाने की चुस्त पोशाक। अब ये क्यों पहना जाता है इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अ पीस ऑफ थिन क्लोथिंग दैट फिट्स टाइटली फ्रॉम द वेस्ट ओवर लेग्स एंड फीट। ये थोड़ा सा पेट को दबा देता है। आजकल आदमी पहनते हैं क्योंकि आज सबकी तोड़ निकली जा रही है और पतला सबको दिखना है, ठीक है। तो टाइट्स पहनते हैं हम लोग, जनरली महिलाएं पहनती हैं, लेकिन आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ महिलाएं नहीं है। तो आजकल पुरुष भी इसका यूज करते हैं अपनी तोन को दबाने के लिए। तो पार्टी में जा रहे हैं, अगर तोन निकलेगी तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, कहेंगे कैसे बेढौल सा शरीर है ये, पोल्ट्री बॉडी लगी है आपकी, ठीक है। तो फिर टाइट्स पहने जाते हैं। शॉर्ट्स है, सॉक्स है, ब्रीफ्स है, बॉक्सर्स हैं, टाइट्स है। देन वी हैव ब्रीचेज, घुड़सवारी के लिए पहना जाने वाला एक प्रकार का पतलून जो घुटने या उससे थोड़ा नीचे तक लंबा होता है। ट्राउजर्स दैट गो डाउन टू द नी और जस्ट बिलो worn स्पेशली फॉर हॉर्स राइडिंग। तो अगर आपको ब्रीचेज देखने हैं तो एक टाइट पजामे की तरह होता है। ड्रॉर्स, केवल ये निक्कर्स और अंडरपैंट्स। आपने बचपन में होगा निक्कर पहन लो, निक्कर। अब निक्कर को अगर बीच में से काटा जाए तो दोनों पार्ट जो क्या बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो निक्कर नहीं बोलना है, निक्कर्स बोलना है। तो ड्रॉर्स भी, अब एक ड्रॉर्स का जो टेबल में होता है वो तो समझ में हमको आता है, लेकिन यार एक पहनने का आइटम भी होता है, ये अलग चीज है। माई ड्रॉर्स आर टॉर्न, अगर मैं बोलता हूं माई ड्रॉर्स आर टॉर्न तो जो मेरे निक्कर्स है वो फट गए हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी ड्रॉर्स कैसे फटेगा, जो टेबल में है ये तो नहीं है। तो ब्रीचेज हो गया, ड्रॉर्स हो गया, ठीक है। देन पैंटलून, ये तो कंपनी भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो विमेंस लूज ट्राउजर्स, बस इतना काम है। कभी वन वर्ड में कभी आए तो आए, वरना नॉर्मल तो यार हम लोग नॉर्मल जो ड्रेसेस के नाम होते हैं वो जानते हैं। बॉटम्स, द लोअर पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्लोथ्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। तो अगर कोई ड्रेस जो कि 2 पीस में आती है तो उसके नीचे वाले पार्ट को जो है बॉटम्स कहते हैं। अब जो बॉटम है वो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन बॉटम्स ड्रेस में आता है। कोई भी ड्रेस, मैं मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रेसेस को बेच नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप देखना चाहें इनको तो आजकल सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है और सब लोग इसको इजीली देख सकते हैं। बॉटम्स हो गया, पैंटलून्स हो गया, ठीक है।
स्टॉकिंग्स, महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लंबा मोजा। एक्चुअली वेस्टर्न स्टाइल में ज्यादा पहना जाता है, तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर इसका महिलाएं यूज नहीं करती। अ पेयर ऑफ थिन पीसेज ऑफ क्लोथिंग, बहुत पतला सा होता है। अगर आप मूवीज देखते हैं तो देखा होगा स्कर्ट्स पहनी हुई है और एक शॉर्ट मोजे पहने हुए हैं जो बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग्स, और ये महिलाएं ही पहनती हैं। अ पेयर ऑफ थिन पीसेज ऑफ क्लोथिंग दैट फिट टाइटली ओवर अ वुमेन्स फीट और एंड लेग्स, स्टॉकिंग्स। ठीक है, अब स्टॉकिंग्स जो वर्ड आया तो ये तो ड्रेस आइटम हो गया। ठीक है, नाउ एक हमारे पास दो वर्ड और है, ब्लू स्टॉकिंग, एक ऐसी महिला जो बहुत शिक्षित है, एंड बिंबो ये लिखा हुआ है सुंदर युवती, ऐसा नहीं, अ वुमेन हु इज अट्रैक्टिव बट नॉट वेरी इंटेलिजेंट। मैं टीवी पे ऐड देखता हूं कि ऐड आता है भाई, किसी परफ्यूम का ऐड आता है, एक लड़का जो है परफ्यूम लगाता है और लड़कियां पागलों की तरीके से उसके पीछे भाग रही होती हैं। अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप अपने लिए नया खरीद लीजिए ना। तो मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि लड़कियों को कोई आइटम, लड़कियों को आइटम सॉन्ग में दिखा देंगे कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता, जो कि एक्चुअली फेमिनिन जेंडर के लोगों के लिए बहुत ही डिमीनिंग है। मैं इसका विरोध करता हूं। तो कई एक्ट्रेसेज हैं जिनका काम मूवीज में केवल नाचना गाना होता है, कोई एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है, तो दे आर जस्ट प्लेन सिंपल बिम्बोज। लेकिन अगर आप एक मूवी देखें, मंगलयान मूवी देखें, तो वहां पे जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, साइंटिस्ट हैं और भारत के स्पेस मिशन में हमारी हेल्प कर रही हैं, तो दे विल बी कॉल्ड ब्लू स्टॉकिंग्स और वेल एजुकेटेड वुमेन, बस पढ़ी लिखी महिला। लेकिन आज किसी भी मूवी में देख लीजिएगा एक हीरोइन को यूज किया जाता है केवल डांसेज वांसेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसका बहुत सब्सटेंशियल रोल दिखाया जाता है। स्टॉकिंग्स, वहां पे स्टॉकिंग्स ही बोलना है, वो एक ड्रेस का आइटम है। लेकिन अगर मैं दोनों वर्ड जो महिलाओं के लिए आते हैं, ब्लू स्टॉकिंग एक पढ़ी लिखी महिला हु इज इंटरेस्टेड इन आइडियाज एंड स्टडिंग, नई नई विचारधारा के बारे में बात करते हैं, आपको केवल इतना मतलब रखना है। और बिंबो, आप ब्यूटीफुल बट स्टूपिड वुमेन, बहुत सुंदर है लेकिन दिमाग नहीं है। ठीक है, और किसी का नाम लेके यहां बोलना मतलब जैसे मूवीज में किसी भी को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे इसका एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती है, एक्टिंग नहीं आती है इसे, बस बाप के नाम से मम्मी के नाम से मूवीज मिल जाती है, एक्टिंग के नाम से कुछ नहीं है। थोड़ा सुंदर है, दिमाग विमाग है नहीं, बिंबो। और किसी भी तरीके से मैं महिलाओं का अनादर नहीं कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो डॉटर्स हैं वो इसमें आए, फैशन के लिए ही ना जानी जाए केवल। ब्लू स्टॉकिंग एंड बिंबो। तो ये वर्ड्स जो हमारे क्लोथ्स में आए तो एक्चुअली 45 से 56 हो गया। तो अब आपको बेटर आइडिया मिल गया। पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स तो हम जानते हैं, हम बोलते हैं पैंट पहनी है, जीन्स पहनी है, जीन्स को तो जीन्स ही बोलते हैं, ट्राउजर्स को ट्राउजर बोलते हैं, ट्राउजर। फिर हमारे पास शॉर्ट्स है, सॉक्स है, ब्रीफ्स है, बॉक्सर्स है, टाइट्स है, ब्रीचेज है, ड्रॉर्स है, पैंटलून्स है, बॉटम्स है और स्टॉकिंग्स है। और हमने दो नए और वर्ड सीखे, ब्लू स्टॉकिंग एंड बिंबो। अब फिर से यही आ गया क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन इस पे बनेंगे, वो लिख देगा माई सीजर्स आर, है ना, माई सीजर्स एज, तो वो आपको एरर मिल जाएगा। एरर बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे फेटर्स और हैंडकफ्स, हथकड़ियां। तो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्योंकि हथकड़ी पेयर में आती है। ठीक है, आई ग्लासेज या स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स या सन ग्लासेज या बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन है, दूरबीन को दो पार्ट में देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं तो और बीच में से काट दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संडासी को अगर दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया जाए और शीशे में रख दिया जाए तो दूसरा पार्ट बन जाता है, दिखाई पड़ता है। आई ग्लासेज, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सन ग्लासेज, बाइनोकुलर्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब जो वर्ड हमारा स्पेक्टिकल्स है, अगर हम चश्मे की बात कर रहे हैं तो स्पेक्टिकल्स ही आएगा। तो सर क्या स्पेक्टिकल जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता? इट डज, इट डज। और ये जो डेफिनेशन है आपको जो ग्रुप बी है उसके ऊपर मिल जाएगी, ग्रुप बी के ऊपर मिलेगी। स्पेक्टिकल आप प्रभावशाली दर्श वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया और फिर वहां पे बहुत सारे फायर वर्क्स हो रहे हैं, या आप दुबई घूमने गए, वहां पे आपने बिल्कुल स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स देखी, व्हाट अ स्पेक्टिकल। शाम को वहां पे बहुत नाइट शोज होते हैं, वहां आप देखते हैं स्पेक्टिकल। तो वोकैब का पार्ट हो गया। सेकेंड, तमाशा। दो भाई जो है सड़क पे लड़ रहे हैं, एन अनयूजुअल या शॉकिंग थिंग और सिचुएशन।
द स्पेक्टिकल ऑफ ड्रंकन यंग मैन ऑन द स्ट्रीट्स। तो शराबी है, आजकल जो टीनेजर्स है बाइक चलाते हैं, सड़क पे तमाशा करते हैं, तो ये नेगेटिव मीनिंग में भी आता है। और इसका एक बहुत अच्छा यूज है, टू मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ वन सेल्फ। आप होली पे देखते हैं लोग दारू पी के जो है लोटे होते हैं, उनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, कुत्ता भी उनके साथ बैठा हुआ है, तो दे आर डूइंग नथिंग, दे आर मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ देमसेल्व्स। वो खुद का तमाशा बना रहे हैं। पति पत्नी सड़क पे एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, जूते चप्पल चला रहे हैं। तो दुनिया ऐसा नहीं है कि दुनिया उनके लड़ाई को देखकर बहुत दुखी हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सब खुश हो रहे हैं। दो भाई सड़क पे लड़ रहे हैं, तो समाज जो है ऊपरी तौर पे दिखाना चाहेगा कि भाई दोनों भाई प्यार से रहो, लेकिन मजा उन्हें भी आ रहा है। तो दोनों भाई क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग स्पेक्टिकल ऑफ देमसेल्व्स, तमाशा बना रहे हो अपना। अगर भाइयों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, घर में बैठ के बात करिए। पति पत्नी में डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो काउंसलर के पास जाइए, रिलेटिव्स के पास जाइए। सड़क पे मारपीट क्यों कर रहे हो? और सब लोग आपका आनंद ले रहे हैं, कोई आपकी परेशानी से जरा सा भी परेशान नहीं है। सामने वाले की परेशानी दूसरे का मनोरंजन बन जाता है, मनोरंजन। तो दूसरे का मनोरंजन मत बनिए, डोंट मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ योरसेल्फ। जो मैंने समझा दिया आपको, आप समझ सकते हैं। और अगली बार अगर सड़क पे रहे अपने किसी रिलेटिव से, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ योरसेल्फ टू बिहेव इन एन एम्बैरेसिंग वे दैट इज लाइकली टू मेक अदर्स पीपल लाफ एट यू। और लोग हंसेंगे, देखो पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैंने सारे सटीक दे दिए आपको। आपकी परेशानी से सामने वाला परेशान नहीं होता, उसे आनंद आता है, उसे अच्छा लगता है, वो हंसता है, खुश होता है। ठीक है। एक एडजेक्टिव और है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर क्योंकि अभी हम पूरी चीज कर रहे हैं तो हर चीज को कंप्लीट ही करेंगे। तो स्पेक्टेकुलर जो इसका मीनिंग है, देखने में बहुत शानदार और भव्य। स्पेक्टेकुलर सक्सेस, स्पेक्टेकुलर शॉट, ठीक है, स्पेक्टेकुलर कार, बहुत बढ़िया। ठीक है। देन कोई भी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो। स्पेक्टेकुलर सक्सेस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत शानदार है और एक ऐसी सफलता जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। सभी जो हमारे क्रिकेट टीम में जो बैट्समैन है उनका अच्छा स्कोर नहीं है, जो हमारा मेन बॉलर है वो सेंचुरी मार रहा है। स्पेक्टेकुलर सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, असाधारण। ठीक है। और ये हो गया आपका। तो आपको ये इतने वर्ड्स हम लोगों ने किए। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट वर्ड, और इससे हम कोशिश करेंगे ग्रुप ए को आज खत्म करें। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। अननेसेसरली बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार अपना कुछ समय दे दीजिए, सब सीख जाएंगे आप। अब सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता। तो किसी को बधाई देने में प्रयुक्त कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ योर बेबी बॉय, इसमें से एस को कभी हटाया नहीं जा सकता। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आगे चलेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज थैंक्स। वर्ड्स विच शो दैट यू आर ग्रेटफुल। जब भी मैं किसी टॉपिक को एंड करता हूं तो लास्ट में लिखा हुआ आता है थैंक्स। अगर आप इसे वर्ब की तरह यूज करना चाहें, दे थैंक गॉड एवरी टाइम, वो हर बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो ये तो वर्ब की तरह आया है। लेकिन जब भी आप वीडियो देखेंगे मेरे, और लास्ट वीडियो जो कंक्लूडिंग वीडियो जो होगा उसमें लिखा हुआ होता है थैंक्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है और थैंक्स होता है। वर्ड्स विच शो दैट यू आर ग्रेटफुल। बहुत मैं भी कहता हूं थैंक्स बेटा, आपने इतनी देर पेशेंस रखा, आपने समझा, और आप एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब मैं आपके लिए भेजूंगा ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने हमारे लिए बहुत सिंसियर एफर्ट्स किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक्स। मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसने आज से पहले कभी इंग्लिश को सीरियसली नहीं लिया या इंग्लिश को लेकर बहुत डरता है। वो भी अगर 2 बार देख लेगा वीडियो, थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल आप वहां पे ग्रेजुएशन में खर्च कर सकते हैं, अपने 12 साल 12 तक में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा समय इसको भी दे सकते हैं आप। हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, रिगार्ड्स। अगर मैं कभी आपको मैसेज भेजता हूं तो नीचे लिखा होता है वार्मेस्ट रिगार्ड, वार्मेस्ट रिगार्ड। तो कैसे रिगार्ड वर्ड नहीं होता, रिगार्ड उसको हम अलग कैटेगरी में देखेंगे। वो अलग कैटेगरी जिसमें सिंगुलर में एक मीनिंग, प्लूरल में 2 मीनिंग आते हैं, ये वर्ड वहां आएगा। लेकिन अगर केवल रिगार्ड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है विशेष। लेटर के में लिखा था विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद काइंड रिगार्ड्स, वार्मेस्ट रिगार्ड्स। मैं जनरली लिखता हूं वार्मेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, मतलब आपको शुभकामनाएं। यूज टू सेंड गुड विशेस टू समबडी एट द एंड ऑफ ईमेल और लेटर। मैसेज देते हैं तो लिखते हैं
ठीक है ना। सेम चीज है, ये सेम चीज है। व्हेन आस्किंग समबडी टू गिव योर गुड विशेस टू अनदर पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट। अब आपके बड़े भाई सफल हो गए हैं, बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया है। अब मैंने कहा भाई मेरे सामने नहीं है, गिव योर ब्रदर माई रिगार्ड्स, गिव योर ब्रदर्स माई रिगार्ड्स, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं कन्वे, कन्वे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ए ब्रदर। जब भी आप उनसे मिले मेरे भाई को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा, तो कन्वे माई रिगार्ड्स। तो उस केस में रिगार्ड नहीं आएगा, रिगार्ड्स आएगा। रिगार्ड रेस्पेक्ट के केस में आता है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर माई फादर। तो वहां पे अगर अकेला लिखा हुआ है रिगार्ड, अगर रिगार्ड अकेला लिखा हुआ है, बगैर एस के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रेस्पेक्ट। और एक मीनिंग है वो मैं रिगार्ड में दिखा दूंगा आपको। आगे बढ़ेंगे। ड्यूज, बकाया राशि जो अभी जो पे की जाती है, ड्यूज। तो आपके ऊपर मेरे ड्यूज है, मतलब अभी आपने मेरी फीस जो है पूरी पे नहीं की है। अब आपने ड्यू टू पढ़ा होगा, ड्यू टू ये तो एक प्रपोजिशन है, बिकॉज ऑफ के सेंस में आता है। कन्वेंशन में हम काफी से डिटेल में पढ़ते हैं। चार्जेस फॉर एग्जाम्पल टू बी मेंबर ऑफ अ क्लब, टू बी अ स्टूडेंट ऑफ अ कोचिंग, टू बी स्टूडेंट, टू बी अ मेंबर ऑफ अ लाइब्रेरी, तो ड्यूज होते हैं। तो रॉबर्ट फेल टू प्ले हिज ड्यू नहीं होगा, हिज ड्यूज। टू पे योर ड्यूज, यू मस्ट पे योर ड्यू नहीं, ड्यूज टाइमली। आपको अपने जो ड्यूज है उस समय पर पे करने हैं। पे योर ड्यूज इन अ टाइमली मैनर, समय का ध्यान रखा करो। अगर आगे पीछे होगा तो आपको चार्ज किया जाएगा। तो अगर ड्यूज है तो आपके पास एरियस में है, बकाया राशि। बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। सरकार के पास जैसे कि जब भी कोई पे कमीशन आता है, कोई पे कमीशन आता है, तो पे कमीशन पिछले 2 साल से लागू होता है। बड़ा आसान शब्दों में सिखा देता हूं ताकि, और क्योंकि आपको जरूरत भी पड़ेगी इसकी। पे कमीशन में सैलरी बढ़ाई जाती है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं है सब पर्टिकुलर है या, और ये हमेशा ऐसा होगा। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को चेंज करे। मान लीजिए 2010 में आपकी सैलरी है बढ़कर हो जाती है 50,000 रुपीज। तो ये सैलरी मानी जाएगी, जनरली मानी जाती है, पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल फिक्स मत मान लीजिएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि 2008 में उस समय आपकी सैलरी कितनी थी 40, लेकिन माना जाएगा कि आपकी सैलरी 2008 से बढ़ी है, तो ये 50 मान ली जाएगी। 50 मान ली जाएगी। तो आपको 2 साल में सरकार जो है 2,40,000 का एरियस पे करेगी। तो जो आपको देना है, आप अगर आपके ऊपर ड्यूज है तो ये पैसा आपको देना है। अगर कुछ एरियस है आपके लिए तो ये आपको मिलेंगे, कोई और आपको देगा। तो सरकार जो है इस बार जो है एरियस पे करेगी। एरियस सरकार एरियस पे करेगी, लेकिन सरकार किसी की चार्जेस लेती है तो क्या होगा, ड्यूज होगा। बहुत सिंपल समझ में आ गया। आपको देना है तो ड्यूज है, और आपको मिलना है तो एरियस है। ठीक है, इतना बढ़िया है। सैलरी मानी गई 2010 में आपकी सैलरी कर देगी 50,000 रुपए। वैसे तो पे ग्रेड को लेकर होता है, वो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं ग्रॉस टर्म्स में बात कर रहा हूं, जिससे कि आम बच्चा जो कि अभी ज्यादा 10th पास या 12th पास है वो भी समझ ले। तो ये 2 साल पीछे से मानी जाती है, और ये माना जाएगा कि 1 साल में आपको 1,20,000 नहीं मिला, तो 2 साल में कितना नहीं मिला, 2,40,000। तो जो सरकार पे करेगी 2,40,000 वो होगा आपका एरियस। आपको पे करना है ड्यूज, आपको जो मिलना है वो क्या है, एरियस। तो ये समझाया मैंने, मनी दैट समबडी इज ओड एंड दैट ही शुड हैव पेड अर्लियर। तो सरकार को तो 2008 में देना चाहिए था पैसा, ये वो दिया नहीं, तो अब देगी सरकार। तो एरियस आपकी सैलरी में खूब आते हैं एरियस, और आपको बड़ा अच्छा लगता है एरियस आ रहे हैं, एरियस बकाया राशि आ रही है इस बार। ठीक है, तो ड्यूज और एरियस आपको क्लियर हो गए। देन वी हैव द वर्ड मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स बोलते हैं, मैन्यूवर वर्ड भी है, मैन्यूवर वर्ड भी है, लेकिन मैं अभी उस वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने सुना होगा कि भारत सरकार, भारतीय सेना जो है अमेरिकी सेना के साथ में युद्धाभ्यास कर रही है, या इंडियन आर्मी जो है पोखरण में युद्धाभ्यास कर रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, शिप्स, प्लेन्स, ये सब होते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो है कच्छ के एरिया में जो है मैन्यूवर्स कर रही है। ठीक है, द आर्मी इज ऑन मैन्यूवर्स। मैन्यूवर नहीं आएगा, तो कभी वोकैब के बारे में पढ़ना तो मैन्यूवर सिखा दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगे और किसी स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ना पसंद आता नहीं है। मुझ जैसे टीचर बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक्स और डिटेल में पढ़ाते हैं।
हम यूट्यूब पे झगड़ा नहीं करते, इसे चलते नहीं भाई, कोई बात नहीं है, आप सफल हो जाइए, यही हमारा पेमेंट है। और आपने भैया पेमेंट तो दिया ही है इसे खरीदने के लिए, देखने के लिए, वो काफी है, सफिशिएंट है मेरे लिए। मैनूवर्स, मैनूवर वर्ड भी होता है, वो मैं बाद में कहीं बताऊंगा। तो 64 मैनूवर्स, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, काफी स्पेलिंग्स में आता है। अकाउस्टिक्स, आज भी मैंने एक बुक डिस्कस कराई है जिसमें सीपीओ मेंस के पेपर में वर्ड था अकाउस्टिक्स। तो अगर आप एक ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं और वहां का साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको आवाज क्लियर बहुत आती है, तो आप बोलेंगे इस क्लास का अकाउस्टिक्स बहुत अच्छा है। आज आपको जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, अगर आप तो छोटे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, 90-80 के टाइम में मैं था वहां पे, तो सिनेमा हॉल में कुछ समझ नहीं आ रहा था बोल क्या रहा है। लेकिन अगर आज सिनेमा हॉल में एक कांच की बोतल टूटती है तो सिनेमा हॉल में छन की आवाज आती है। इसका मतलब क्या है कि सिनेमा हॉल का अकाउस्टिक्स बहुत अच्छा है। द क्वालिटीज ऑफ अ प्लेस दैट मेक इट गुड और बैड फॉर यू टू हियर म्यूजिक, साउंड एक्सेट्रा। यहां म्यूजिक लिखा हुआ है यार, यहाँ इस हॉल का ना अकाउस्टिक्स अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे आवाज क्लियर नहीं हो रही है, यहाँ का अकाउस्टिक्स बहुत खराब है, अकाउस्टिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स है, जो डील करती है कि अकाउस्टिक्स को कभी देखा हुआ आवाज में ट्यूनिंग में एकदम से ट्रेवल या बास चेंज हो जाता है तो अजीब सी आवाज आती है, तो ये अकाउस्टिक्स को डिस्टर्ब करता है। यस, अकाउस्टिक नहीं होता, वो तो हमारा ग्रामर का पार्ट है, लेकिन वास्तव में अकाउस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि वन वर्ड का क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराया है। सीपीयू मेंस 2018, आप पेपर चेक करिएगा, वन वर्ड में दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स आपका निजी सामान, किसी व्यक्ति का निजी सामान, चल संपत्ति जो आप उठा के ले आ सकते हो। जैसे मैंने कहा एसी हो गया, मूवेबल्स, मूवेबल्स, ठीक है ना, इसमें लैंड और बिल्डिंग्स नहीं आते हैं, तो छोटे मोटे सामान होते हैं, भैया उठाओ, चलो अपना बैग उठाओ। तो जब आप क्लास से जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, जो आपका निजी सामान है। आप कोचिंग सेंटर में टेबल और चेयर, ये क्या है, मूवेबल्स है, समझ रहे हैं आप। तो मैं अगर आपसे कहूं मूवेबल्स लेके जाओ, तो मूवेबल्स चीजें तो कई सारी पड़ी होंगी आपके पास कोचिंग सेंटर में। हमें मेरा बोर्ड भी रखा हुआ, ये भी मूवेबल्स में आ जाएगा। तो बिलोंगिंग भैया आपका जो निजी सामान है, किसी व्यक्ति का निजी सामान, अपना रजिस्टर, अपनी किताबें, अपना बैग, अपना फोन, अपनी वाटर बॉटल, ये लेके जाइए, ये सब आते हैं बिलोंगिंग्स में। तो कोचिंग सेंटर के अंदर आप जब बैठे हैं तो जो आपका निजी सामान है वो बिलोंगिंग्स है, और वहां की चेयर, टेबल और ये पेन्स और पॉइंटर्स, ये सब क्या आ जाएंगे, ये आपका सामान नहीं है, लेकिन इनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखा तो जा सकता है। तो ये क्या है, मूवेबल्स है। बिलोंगिंग्स एंड मूवेबल्स समझ में आया, ये पर्सनल होते हैं थोड़े, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड टाइडिंग्स। ज्वार भाटा सुना होगा, टाइड, यहां पे हम टाइडिंग्स की बात कर रहे हैं, न्यूज और इंफॉर्मेशन। अब आगे जाके पढ़ा होगा या आपने 12th में पढ़ लिया होगा, जो ये वर्ड है आपका न्यूज, ये एक सिंगुलर नंबर है और हर कोई जानता है सूचना। टीचर ने इंप्रेस करने के लिए बता दिया होगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके बोलते हैं टीचर्स कई लोग, और छोटा बच्चा बड़ा खुश होता है। अच्छा, न्यूज में जो है चारों दिशाओं की बात होती है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सुन के बच्चा खुश हो जाता है, बोले हाँ ये बड़ा बढ़िया है। लेकिन सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा टाइडिंग से। व्हाट आर द टाइडिंग्स, क्या है, नई जानकारी है, नई सूचना है, और दोनों के लिए आता है न्यूज और इंफॉर्मेशन। और ये दोनों खुद आपस में कैसे वर्ड्स है, सिमिलर है, ये सिमिलर है, लेकिन टाइडिंग्स इसी मीनिंग में क्या आता है, ये प्लूरल है। रिचेज प्लूरल है, वेल्थ सिंगुलर है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, और किसी भी चीज को अगर आपको लगता है मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं या कोई भी चीज आपको वैल्यू ऐड करती है तो उसे जरूर राइट डाउन करिएगा। टीचिंग, टीचिंग एक जर्म बन सकता है, नाउन बन सकता है, लेकिन टीचिंग्स किसी के द्वारा सिखाई गई बातें, शिक्षाएं, ideas and beliefs that are taught by somebody something, the teachings of महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई चीजें जो हमने सीखी हैं। तो टाइडिंग्स हो गया, टीचिंग्स हो गया, ठीक है, बिलोंगिंग्स हो गया, मूवेबल्स हो गया, तो आपको बहुत अच्छा लैंग्वेज का आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, हम में से कई बच्चे मैं देखता हूं एनडीए के लिए आते हैं रूरल एरिया से, और जो बच्चे आते हैं ये रिटर्न निकाल लेते हैं, लेकिन इनको रियल प्रॉब्लम आती है एसएसबी में जाकर।
रीजन लैंग्वेज पे उतना कंट्रोल नहीं है। टाइडिंग्स टीचिंग्स, ठीक है, यहां बहुत अच्छा है। सेविंग्स एंड अर्निंग्स, सेविंग्स एंड अर्निंग्स, सेविंग्स क्या हो जाएगा, बचत, जो आपने पैसा बचाया है वो क्या है, सेविंग्स, और जो आपकी कमाई हुई है वो क्या है, अर्निंग्स। अगर मैं कभी भी वर्ड यूज करता हूं सेविंग तो वो जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, अगर मैं करता हूं अर्निंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड बनेगा। लेकिन सेविंग्स और अर्निंग्स नॉर्मल नाउन है, जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर, मैनेजर एक्सेट्रा, ये नाउन्स है और ये हमेशा प्लूरल नंबर में ही यूज होते हैं। बहुत ध्यान से, यहां पे कंपटीशन का आप बहुत क्रूशियल पार्ट सीखने जा रहे हैं। सेविंग्स कभी सेविंग नहीं होगा, आप बैंक में क्या खोलते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। यू नीड टू सबमिट योर अर्निंग डिटेल्स, नहीं अर्निंग्स डिटेल, कमाई की डिटेल्स लो भैया अपनी, ध्यान से देखिएगा। अर्निंग्स डिटेल, कमाई का ब्यौरा, कमाई का ब्यौरा। लेकिन अर्निंग मेंबर, कमाने वाला सदस्य, तो फादर, माय फादर इज द अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये कंपटीशन का पार्ट है और ये बेटर नॉलेज के लिए एसेंशियल है, इन चीजों को देखा जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप यहां से, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है ना। तो सेविंग्स हो गया और अर्निंग्स हो गया। सेविंग्स क्या है, मनी दैट यू हैव सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, एंड अर्निंग्स दैट मनी दैट अ पर्सन अर्न्स बाय वर्किंग। ना एक वर्ड हमारे पास शेविंग्स और है, ये मैंने दिखाया था 91st यहां पे आ गया है, छीलन। अब छीलन क्या होती है 91st में आगे दिखा दूंगा, लेकिन इस समय केवल काम करिएगा, ये सेविंग, सा से संजय, शाह से शरीफा, शेविंग्स, शेविंग्स, छीलन, लकड़ी को छीलने पर जो बच जाते हैं फ्लेक्स, उन्हें कहा वुड शेविंग्स। मैं दिखा दूंगा 91st में दिखा दूंगा, मैंने इसका पिक्चर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अर्निंग्स क्लियर है। और अब अर्निंग्स का कमाई, अब कमाई के केस में दो वर्ड्स और आते हैं, वेजेज एंड मीन्स। इतना अच्छे तरीके से सीख लीजिए कि अगर रात के 3 बजे कोई आपको कॉल करे कि वेजेज के साथ एज आएगा या आर आएगा, तो कभी प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स का जो कॉमन मीनिंग है वो है अर्निंग्स, और अर्निंग्स के मीनिंग में दोनों प्लूरल है। माई वेजेज आर नॉट वेरी गुड, माई मीन्स आर नॉट वेरी गुड, अगर मैं कमाई की बात कर रहा हूं। लेकिन वेजेज को देखिएगा, अगर एक पहला मीनिंग है रिजल्ट, तो लिखा वेजेज ही जाएगा, और उस केस में कैसा है, ये सिमिलर। मीन्स माध्यम सिमिलर है, मीडियम, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है, अर्निंग्स, और इन दोनों वर्ड्स का एक कॉमन मीनिंग है। इन वेजेज के 2 मीनिंग्स है और मीन्स के 2 मीनिंग है, और इन दोनों का जो एक कॉमन मीनिंग है वो है अर्निंग्स, और उस मीनिंग में दोनों ही प्लूरल है। हिज वेजेज वर प्लूरल लगाया गया। अभी मैं हल्का सा एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अब वेजेज का दूसरा मीनिंग क्या है, परिणाम, रिजल्ट। द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज, इस बार हमने, इसका सब्जेक्ट कौन है, वेजेज, इस बार ये सिंगुलर है, और इस बार कैसा है, ये प्लूरल है। तो अगर वेजेज और मीन्स मीनिंग देते हैं कमाई का, कमाए हुए पैसे का, वो पैसा ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नंबर कैसा है, प्लूरल। लेकिन अगर वेजेज का मतलब है परिणाम, अब वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, तो कठिन परिश्रम का मजदूरी जो है वो सफलता है या परिणाम सफलता है। तो सेंटेंस को देख के आप पता कर लेंगे कि अर्निंग्स के मीनिंग में आ रहा है या रिजल्ट के मीनिंग में आ रहा है। सिमिलरली मीन्स एक तो हो गया ये, और माध्यम। आ मीन्स, अगर मैं लगाता हूं आ मीन्स, तो ये सही है, क्योंकि ये इस केस में सिमिलर नंबर है। एक माध्यम, अ मीडियम, तो एक माध्यम की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक। यहां पर एक छोटी सी शीट मैंने बनाई हुई है, सोशल मीडिया इज अ हाईली इफेक्टिव मीन्स। तो यहां पे जो मीन्स है क्या हो गया, माध्यम हो गया, तो यहां पे आर्टिकल ए का जो यूज है वो करेक्ट है।
हिज मीन्स इज और आर नॉट एनफ टू फीड द फैमिली। अब जो मीन सेंस में आएगा, इस सेंटेंस को देख के पता करना पड़ेगा। तो क्या आप हम क्या करें, उसके माध्यम पर्याप्त नहीं है परिवार को खिलाने के लिए, या उसकी इनकम पर्याप्त नहीं है, उसकी कमाई पर्याप्त नहीं है, कमाई पर्याप्त नहीं है, तो इस बार आर आएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स, तो इंटरनेट जो है एक तेज कमाई है या तेज माध्यम है कम्युनिकेशन का। माध्यम, माध्यम के केस में सिंगुलर नंबर है, तो यहां पे जो ए का यूज है करेक्ट है। द वेजेज ऑफ सिन, अभी तो आया था, मैंने सेंटेंस एग्जांपल दिखाया आपको, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क। तो यहां पे जो पाप है उसका परिणाम या पाप की कमाई, कमाई का मतलब वो नहीं है, पाप का परिणाम जो है डेथ है, तो यहां पर हम आर का यूज नहीं करेंगे। बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वो परिश्रम करता है, उसके परिणाम पर्याप्त है या उसकी इनकम पर्याप्त है, अर्निंग्स पर्याप्त है। परिश्रम करता है तो उसके इनकम अर्निंग्स पर्याप्त है, तो यहां पे अर्निंग्स के रूप में ही है, तो यहां पर एज का यूज नहीं किया जाएगा। तो एज और आर का यूज जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, वेजेस का यूज बड़ा कंफ्यूजिंग है। और अभी तो आगे बढ़िए आप देखते जाएंगे यार, हमें एसबीए को ढंग से देखना पड़ेगा। नहीं, एसबीए अगर एसबीए हम पहले करते हैं और एसबीए हम जानते हैं, लेकिन यहां पर जो नाम के केस में आएंगे हम, काफी इज और आर को लेकर प्रॉब्लम होने जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। इसको देखने के लिए हमने सेविंग्स और अर्निंग्स देखा, और वेजेज और मीन्स का मीनिंग जब अर्निंग्स है तो ये प्लूरल नंबर है, और अपने सेकेंडरी मीनिंग में ये सिंगुलर नंबर है। तो सेंटेंस को देखकर वेजेस के केस में और मीन्स के केस में आप पता कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, WAGE वेज, ये एक्चुअली एक वर्ब है, वर्ब भी है, युद्ध प्रारंभ करना। चाइना हैज वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट अस, चाइना ने भारत के खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया है। अन्ना हजारे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया। तो हर बार युद्ध का मतलब ये तलवार और चाकू लेके या वेपन्स लेके लड़ना नहीं है, आर्म्स लेकर लड़ना नहीं है। ठीक, और इसको बहुत आप पॉज कर लीजिएगा, इसको चेक करिएगा और इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। सन्ड्रीज, सन्ड्री नहीं, एक आता है आपके पास ऑल एंड सन्ड्री, यूजेज में आता है। अब यहां पे जो सन्ड्री है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं बोलता हूं सन्ड्रीज, इसका मतलब है, देखो भाई मैं आपको खर्चा दूंगा एसी का, मैं आपको खर्चा दूंगा पेट्रोल का, और 10,000 रुपए दे दूंगा छोटे मोटे खर्चे के। तो जिनको वो छोटे मोटे खर्चे, जिनको अलग अलग से नहीं बोलूंगा कि पेन का, पेंसिल का, रबर का या कट शार्पनर का, ये सब नहीं बोलूंगा। तो अगर मैं बोलता हूं सन्ड्री, तो वो छोटी मोटी चीजें जिनका अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सन्ड्री वेरियस आइटम्स नॉट इंपॉर्टेंट एनफ टू बी नेम सेपरेटली, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, सब्जी लेने जा रहे हो तो 2 किलो आलू ले लेना, और 3-4 गोभी ले लेना, और थोड़ी बहुत सब्जियां ले लेना। तो और थोड़ी बहुत सब्जियां जो मैंने बोल दी, उनके मैंने अलग से नाम नहीं लिए, तो ये सब नाउन के रूप में आते हैं सन्ड्रीज। यू कैन क्लेम अप टू 10 पाउंड अ डे फॉर सन्ड्रीज। अलग अलग बोलने होते हैं, विविध खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए आप 10 पाउंड हर दिन ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। नाउ ये जो सन्ड्री आपके पास लिखा है एडजेक्टिव है, वेरियस। अ वॉच अलग से बोला गया, अ डायरी अलग से बोला गया, और अन्य छोटे मोटे आइटम जिनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। अब ऑल एंड सन्ड्री जो एक फ्रेज है, मतलब हर कोई, एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। तो मैं अमिताभ अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को, क्योंकि आपके समय वीडियो देखेंगे कौन कैप्टन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो हम महेंद्र सिंह धोनी को बुलाएंगे, हम सचिन तेंदुलकर को बुलाएंगे, हम शुभमन गिल को बुलाएंगे, एंड आई विल इनवाइट ऑल एंड सन्ड्री। तो भैया केवल इंपॉर्टेंट नहीं, सबको बुलाऊंगा मैं। द क्लब इज ओपन टू ऑल एंड सन्ड्री। जो फेमस लोग हैं वो भी आ सकते हैं, और जैसे हम जो छोटे मोटे लोग हैं, कहाँ नाम आता है हम लोगों का, तो हम लोग सन्ड्री में आएंगे। लेकिन जब नाउन के रूप में आएगा तो सन्ड्री जाएगा। अभी कहोगे सर ये भी तो नाउन है, के बाद नाउन आया है, तो ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑल एंड सेंट्री। तो कंपटीशन के लिए कई क्वेश्चंस आते हैं नॉलेज बेस्ड, हर चीज ग्रामर बेस्ड नहीं होगी। फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और एक एक क्वेश्चन का आज आप जिस भी समय आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप वीडियो देख रहे हैं, आप जानते हैं 2 क्वेश्चन गलत होने से आप रेस से बाहर हो जाएंगे, और 2 क्वेश्चन जो सबने गलत किए हैं आपने सही कर लिए, आप टॉपर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। तो टॉपर्स को ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। टॉपर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे। जिनको किसी तरीके से छोटी मोटी नौकरी चाहिए, वो छोटी मोटी नौकरी से भूखा कोई मरता नहीं है यार। 74 पे आएंगे, और ये वर्ड है ट्रायल्स। अगर मैं ट्रायल की बात करूं, ट्रायल तो वो होता है परिश्रम। जाल या शिकंजा, स्नेयर भी लिखा हुआ है, लिखा होगा शेर को पकड़ने के लिए शिकारी जाल बिछाता है, तो वहां पे स्नेयर वर्ड यूज करते हैं उस सिनोनिम में। लेकिन ट्रायल्स एक ढंग से पढ़िएगा, a situation which seems attractive but is unpleasant and difficult to escape from। गांव में थे, अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे, खुशी से चल रहा था। शहर आ गए, अब 15,000 रुपए मिल रहे हैं और नौकरी लग गई है सिक्योरिटी गार्ड की। गांव में कमाते थे 6,000 रुपए, शहर में कमा रहे हैं, शहर में कितना कमा रहे हैं 20,000 रुपए। लेकिन ये 20,000 रुपए कम है शहर में। गांव में 6,000 मिले थे बढ़िया था, कम से कम ताजी हवा मिल रही थी, बगैर साफ सुथरी सब्जियां मिल रही थी। ना यहाँ साफ सुथरी सब्जियां मिल रही है, ना यहाँ पर अपने छोटे से घर में रह रहे थे, यहाँ 8,000 का तो घर ही मिलेगा। तो लगता तो अच्छा है, दिल्ली में घूम रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, क्या लाइट है बढ़िया, क्नॉट प्लेस में घूम रहे हैं। तो ये ट्वाइल्स है बच्चे, ये शहर का आकर्षण जो हमको फंसा रहा है। गांव में कुछ नहीं है, ना मेट्रो है ना कुछ है, टूटे घर है, सड़कें भी नहीं है। दिल्ली में क्या चमचमाती सड़कें हैं, बढ़िया बसें चल रही हैं, बढ़िया लोग फैशनेबल लड़के लड़कियां दिखाई पड़ रहे हैं। गांव में वही गंदे संदे से लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शहर का जो आकर्षण है आपको फंसा लेगा, ये ट्वाइल्स है। ये एक सिचुएशन जो लगती तो मुंबई में जाइए, सिनेमा इंडस्ट्री में कितना लड़कियों का और लड़कों का शोषण होता है, वो किसी एक भुक्तभोगी से पूछिए जिसने महसूस किया। तो ट्वाइल्स ऑफ मुंबई, टेंसिल टाउन, तड़क भड़क वाला शहर जो दिखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन इस तड़क भड़क के पीछे कितना शोषण है, कितना अत्याचार है, ये कुछ कम लोग जानते हैं। टेंसिल टाउन, तड़क भड़क वाला शहर, मुंबई के टेंसिल टाउन, माया नगरी कहते हैं ना, माया नगरी, ये फंसा लेगी आपको। तो ट्वाइल्स ऑफ सिटी लाइफ लगता तो बड़ा अच्छा है, दिल्ली में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं। बैंगलोर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। ट्वाइल्स, ठीक। थोड़ा इमोशनल होकर समझाया मैंने, क्योंकि आपको एक वर्ड का सही मीनिंग जानना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर मैं ट्वाइल की तरह लेकर आऊं, और ट्वाइल आप इसे वोकैब में देखेंगे, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, परिश्रम। और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। अगर आपको टॉपर्स में आना है तो यू विल हैव टू टॉयल, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉयल। मैनी स्टूडेंट्स आर टॉयलिंग, परिश्रम कर रहे हैं। अधिकारी बन के जाइए शहर में, बढ़िया बंगला मिलेगा, बढ़िया फ्लैट मिलेगा, बड़ा सा गार्डन मिलेगा, वरना बहुत अच्छी सोसाइटी में रहोगे तो मजा है। अब क्या 30,000 में आप दिल्ली में रहोगे, ठीक है। ट्वाइल ये लिखा हुआ है कि मैं लिख दिया कठिन परिश्रम वर्क के रूप में, टू वर्क हार्ड। और ये इस समय जो मिला हार्ड अनप्लेजेंट वर्क, यानी कि एक दिन करना पड़ेगा। यूपीएससी एसएससी टॉपर बनने के लिए 2 दिन की पढ़ाई नहीं है, 2-2 3 साल पढ़ना पड़ता है बेटा। ट्रायल 74 75 भी कुछ बढ़ रहा हुआ है, मिस हो गया मुझसे, मैं देख लूंगा ये। स्पॉइल अगर वर्ब है तो बिगाड़ देना, गंदा कर देना। आपने बच्चे को स्पॉइल कर रखा है, ये बिल्कुल बदतमीज बच्चा हो गया है। आपने जूते जो है बेंच पे रख दिए, आपने बेंच को स्पॉइल कर दिया। तो स्पॉइल एज ए वर्ब लिख लीजिएगा, एज ए वर्ब स्पॉइल बिगाड़ देना, गंदा करना, एज ए वर्ब। लेकिन जो स्पॉइल्स है वो देखिएगा नाउन के रूप में, चोरी या लड़ाई में जमा किया लूट का माल। और यार उससे आदमी से हमने 5,000 रुपए उसका फोन और घड़ी छीन ली, तो उसका जो फोन छीना, जो घड़ी छीनी, जो 5,000 रुपए लिए, क्या होगा, स्पॉइल्स हो गया।
spoils the profits advantages that you get from being successful। एक बार आप बन जाइए सीबीआई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, बैंक मैनेजर बन जाइए और फिर देखिए पद की वजह से कितने लाभ मिलते हैं आपको। अगर आप सफल होंगे तो आप, अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर बन गए तो आपको ऐड मिलेंगे, आपको ऐड के खेलने के 10 लाख रुपए, ऐड के 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पॉइल्स है। अधिकारी बन के देखिए एक बार। मैं स्टूडेंट को जानता हूं क्या थे जिनको शायद खाने को ना मिलता हो, आज विलासिता का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पद की वजह से कई लाभ मिलते हैं। राजनीति में हम क्यों जाते हैं? देश की सेवा करना हमारा कोई किसी भी नेता का उद्देश्य नहीं होता। वो स्पॉइल्स है, स्पॉइल्स ऑफ हाई ऑफिस। जितने ऊंचे मंत्रालय में जाओगे उतना मोटी मलाई खाने को मिलेगी। तो स्पॉइल्स वर्ब के रूप में किसी को बिगाड़ देना या गंदा कर देना। ठीक है, तो 1 आवर का वीडियो है, सफिशियंट है, थोड़े से वर्ड्स और रह गए। तो नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए नॉलेज देने वाला होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।